हम लोग आज इजराइल और ईरान के संभावित युद्ध पर चर्चा करेंगे। इजराइल ने अभी तक पलटवार नहीं किया। ईरान ने तो आक्रमण कर दिया है। कोई कह रहा है 181 मिसाइलों से, कोई कह रहा है लगभग 200 मिसाइलों से, और रॉकेटों से हमला कर दिया है। उसमें बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हैं, ऐसा बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। चूँकि जिस स्पीड के साथ वो इजराइल में आया है, माना जा रहा है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल यानी जो फतह 2 या उसके आगे फतह 3 वगैरह है, उन सब का इस्तेमाल कर दिया है। और ऐसा माना जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 15 गुना तेज गति से चलते हैं। इस वजह से रडार उनको पकड़ नहीं पाता। और बैलिस्टिक मिसाइल भी पहले अंतरिक्ष में जाते हैं, फिर अपने टारगेट पर आकर के ब्लास्ट करते हैं, जिससे उनकी घर्षण शक्ति यानी लोअर एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही स्पेस से, आउटर स्पेस से उनकी घर्षण शक्ति 3000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है। यानी बैलिस्टिक्स जो फिजिक्स में होता है, बैलिस्टिक्स के नियम का पालन करते हैं। बैलिस्टिक्स एक मार्ग है, एक रास्ता है, जहाँ से हो करके ट्रेजेक्ट्री यानी अंतरिक्ष में जाने वाले जो उपकरण हैं वो अपना रास्ता तय करते हैं। हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आजकल ज़्यादातर जगहों पर इजराइल और ईरान के बीच बीच संभावित युद्ध की ही चर्चा है। कहा जा रहा है कि फ्रांस ने इजराइल के विरुद्ध कुछ बातें कही हैं, जिसमें इजराइल को हथियार ना देने की बात कही गई है, जबकि अमेरिका खुल करके बोल चुका है कि वह इजराइल के साथ है। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति डेमोक्रेट जो जो बाइडेन हैं, उनका कहना है कि मैंने इजराइल से रिक्वेस्ट किया है कि वह ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला ना करे। हालांकि कोई कमिटमेंट इजराइल ने दिया नहीं है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस बार वहाँ से फिर प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं भाई इजराइल को ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करना चाहिए, क्योंकि ईरान अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा भविष्य में, अगर उसने आणविक बम विकसित कर लिया तो। खैर, जो भी हो, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज इजराइल और ईरान के बीच होने वाले संभावित युद्ध का जिक्र करेंगे। हालांकि इस समय मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थंबनेल के रूप में वर्ल्ड मैप बनाऊंगा, और इसे वर्ल्ड मैप जो स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो इसे वर्ल्ड मैप पर भी समझाया जा सकता है। ईरान से इजराइल की दूरी, संभावित दूरी 2100 किलोमीटर से अधिक की है। माना कोई मानता है 2100, कोई मानता है 2300, कोई 2344 है, 2300 थोड़ा सा ज़्यादा कहता है। खैर, जो भी है, माने 2100 से ज़्यादा है, ये बात पक्का है। इजराइल से ईरान की दूरी तो जाहिर है फिजिकल फाइट तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि तोप से लड़ाई हो, या माने फिजिकल फाइट का मतलब पुराने ज़माने की तरह से तलवार और भाला से लड़ाई थोड़े होगी, अस्त्रों से लड़ाई थोड़े होगी कि भाई आप देखें जरा किसमें कितना है दम। इस तरह से लड़ाई थोड़े होती है। आज की डेट में अगर फिजिकली एक दूसरे के करीब रहते, बॉर्डर वगैरह सटे रहते, जैसे भारत और पाकिस्तान के हैं, तो टैंक का इस्तेमाल अधिक से अधिक होता, या जैसे कुछ राइफल वगैरह का इस्तेमाल होता। लेकिन अब तो मिसाइलों से, यानी जो एक जगह से दूसरे जगह चला करके मारा जाए, और जिसकी पीठ पर आप विस्फोटक लाद सकें, चाहे विस्फोटक कोई भी हो, तो उसे ही मिसाइल कहते हैं। अब जैसे हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो एक मंकी मंकी जी हम लोग को इंग्लिश पढ़ाते थे, हम लोग उनका नाम मंकी जी रखे हुए थे। वो जब किसी को उंघाई आती थी, थोड़ा सा सोता था, तो वो टिप करके कागज का मिसाइल बना करके नकवे पर मारते थे, और आदमी एकदम, नाक की चोट तो भाई गंभीर होती ही है, एकदम चौंक करके उठ जाता था। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि मंकी जी जो काम नज़दीक से करते थे, उसी को दूर से जब किया जाता है किसी उपकरण के माध्यम से, उसे मिसाइल कहते हैं। अंग्रेजी में हर्ल शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी दागना, छोड़ना, मिसाइल। अब जैसे पार्लियामेंट के लिए इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है, जब सदस्य एक दूसरे पर उठा करके कागज से प्रहार कर रहे थे, या माइक्रोफोन उखाड़ करके। जैसे केशवनाथ त्रिपाठी जब बीजेपी के स्पीकर थे वहाँ विधानसभा में, यूपी के अध्यक्ष थे विधानसभा के,
तो उस समय समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप है कि उसने माइक्रोफोन उखाड़ करके और दे फ्लंग इट अनटू द बीजेपी एमएलए एंड हर्ड इट ऑन देम, यानी इसने उनकी तरफ फेंका। फ्लंग फ्लाई का पास्ट टेंस है, यानी उड़ा दिया जैसे, और उनके ऊपर छोड़ दिया। तो इस तरह के उस समय अंग्रेजी में जो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह इस तरह से लिखा करते थे। खैर, हम लोग मिसाइल का मोटे तौर पर मतलब होता है जो एक जगह खड़ा होकर ही चला के मारा जाए, यानी उसके लिए मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 2100 किलोमीटर की अगर बॉर्डर है तो उसको कैसे कोई पार कर सकता है। जब तक पार करेगा तब तक सामने वाले को पता चल जाएगा और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होने नाते अगला उड़ा देगा। तो जाहिर है इसे गुप्त रह करके ही किया जा सकता है। इसका प्रयोग आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग इसमें बखूबी हमास, गाज़ा में हमास और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ खूब कर रहे हैं। ये दूसरी बात है, उनके पास टेक्नोलॉजी के मामले में वो काफ़ी एडवांस है। उनके पास अमेरिका की दी हुई ये गुफा जो है, केव बस्टर भी है, यानी बंकर बस्टर भी है। बंकर को तोड़ करके ज़मीन के अंदर घुसने वाली मिसाइल भी है, और उनके पास भी है। उसी का इस्तेमाल बालाकोट में भारत ने जब एयर स्ट्राइक कराया था तो किया था 2019 में। और इस प्रकार से जो है इज़राइल ने नसरल्ला जो कि चीफ था हिजबुल्लाह का, और उसके बाद उसका चचेरा भाई जो कि ये क्या नाम है, सफ़ीद्दीन, हाशिम सफ़ीद्दीन, माने हाशिम भारतीय उपमहाद्वीप में अगर किया जाए तो उसका नाम रहता हाशिम सफ़ीउद्दीन रहता, लेकिन वहाँ के हिसाब से हाशिम सफ़ीद्दीन हो गया है। और नसरल्ला का जो है नसरुल्लाह रहता, लेकिन खैर उसमें हमको नहीं जाना है। अब पता नहीं उसका नईम कासिम बना है कि कौन बना है, अगर ये न्यूज़ सही है तो। हालांकि अभी हिजबुल्लाह ने इसका खुलासा नहीं किया नसरल्ला की तरह से, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कुछ स्पोक्स पर्सन का दावा है कि भाई ऐसा हमने उसके नसरल्ला के उत्तराधिकारी उसके चचेरे भाई हाशिम सफ़ीउद्दीन का भी या सफ़ीद्दीन का भी की भी हत्या कर दिया है। खैर, सच्चाई जो भी हो, हम लोग इन सब तथ्यात्मक चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझेंगे। हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत में G20 का आयोजन पिछले साल सितंबर 2023 में हुआ था। कहने का मतलब उस समय अमेरिका वगैरह के पहल पर, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के पहल पर भारत ने भी ये पहल किया था। ये IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कल्पना की गई थी। IMEC शॉर्ट में उसको बोलते हैं, वैसे IMEC है लेकिन उसको IMEC बोलते हैं। ये नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर से थोड़ा सा अलग है। वह बॉम्बे से हालांकि दोनों निकलते हैं, दोनों जाएंगे हार्मुज स्ट्रेट जो कि ईरान के और गल्फ रीजन में, ईरान के पास थोड़ा सा जलडमरू मध्य में, बीच में थल की एक पट्टी है, यानी ज़मीन की एक पट्टी है, उसके दोनों तरफ समुद्री पानी है, तो इसी को जलडमरू मध्य का नाम दिया गया है। तो हार्मुज जलडमरू मध्य से होते हुए जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांजिट कॉरिडोर है वह भी जाएगा और यह भी जाएगा, बस रास्ता थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये गुजरेगा, पहले तो हार्मुज जलडमरू मध्य को टच करेगा जो गल्फ में स्थित है, जो खाड़ी में स्थित है। उसके बाद से ये जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ से फिर ये जाएगा सऊदी अरब, फिर उसके बाद से वहाँ से जाएगा जॉर्डन, फिर इज़राइल से भूमध्य सागर पार करते हुए ये जाएगा ग्रीस, यूनान। हालांकि टर्की बहुत नाराज़ है, टर्की ने कहा है भाई हमको न शामिल करके इसमें, और बहुत बड़ी गलती किया गया है। तो उसने गुस्से में आकर के इराक और टर्की का संयुक्त इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है।
उसके बारे में कोई बाद में चर्चा कर लेंगे। तो ये वहाँ से यूनान जाएगा भूमध्य सागर पार करके, और यूनान से फिर वेस्ट में जाएगा, ईस्ट में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, या जहाँ मन करे यूरोप में वहाँ ले जाएं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। माने यूनान तक तो ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके लिए इसको हारमुज जलडमरू मध्य से ही होकर के गुजरना पड़ेगा। मैं स्मार्ट बोर्ड पर भी इसका क्लास लूँगा। वहाँ मैं लाल कलम से या किसी भी मार्कर से या किसी भी पेन से चीज़ों को खींच करके बता दूंगा कि भाई कहाँ से कहाँ तक का ये रूट है, कैसे है, और इसमें और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है उसमें क्या अंतर है, इन दोनों बता दूंगा। वो बंदर अब्बास जाएगा और वहाँ से बंदर अब्बास से वो रूस मॉस्को चला जाएगा। दूसरे शब्दों में भारत जो है वो गल्फ कंट्रीज़ को भी जोड़ना चाहता है और रूस को भी जोड़ना चाहता है। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका चाहते हैं कि चीन ने जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव बनाया है, जिसमें कि बॉर्डर रोड के सहारे, माने वो एक पुराने सिल्क रूट का नाम दिया है, जिससे, जबकि वो स्ट्रेटेजिक है, लेकिन चाइना एक शातिर देश है, वो कभी भी ऐसा बोलेगा नहीं। उसने सबसे पहले वर्ष 2013 में इसकी घोषणा किया था, शी जिनपिंग ने ही घोषणा किया था, और उस समय कहा जा रहा है सितंबर में ये गए हुए थे वहाँ सेंट्रल रशियन कंट्री, यानी वहाँ यहाँ गए थे शायद वहाँ गए थे अजरबैजान के बगल में कजाकिस्तान गए थे, और कजाकिस्तान में वहाँ जा कर के इन्होंने ये घोषणा, वहाँ स्टूडेंट्स को संबोधित किया था वहाँ की राजधानी में, और वहाँ से इन्होंने वहाँ घोषणा किया था। बाद में उसके एक साल बाद इंडोनेशिया की पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए, यानी अक्टूबर 2014 में उन्होंने इसकी घोषणा किया था। 2012 में तो ये सत्ता में आ ही गए थे। 2013 और 2014 की ये घटना है, ठीक है, नहीं सॉरी 2013 की दोनों घटनाएं हैं। 2013 सितंबर में एक को किए, 2013 या अक्टूबर में एक को किए, यानी इन दोनों भी ज़्यादा गैप नहीं है, लगभग 1 महीने का गैप है। तो इस प्रकार से शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव की घोषणा की थी। उनके अनुसार वो पुराने सिल्क रूट को, यानी रेशम मार्ग को रिवाइव करना चाहते हैं, पुनर्जीवित करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिकी थ्रेट को देखते हुए ये ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने पाले में रखने के लिए, चूँकि उनके पास लगभग 2900 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर इस समय विदेशी मुद्रा का भंडार है, और वो विदेशी मुद्रा का भंडार ज़्यादातर कमाया हुआ है, यानी एक्सपोर्ट करके चीन ने कमा कर भारत की तरफ से सर कोई एफडीआई लेके आया और ला करके यहाँ डॉलर रख दिया और उसके बाद से पैसा लगा दिया, यानी लाइबिलिटी के रूप में वो फॉरेन एक्सचेंज स्वेल नहीं किया है। फॉरेन एक्सचेंज का जो कॉफर है, यानी जो राजकोष है, वह जो वहाँ के भारत की तरफ से वहाँ का भी सेंट्रल बैंक उसको मैनेज करता है, जो शंघाई में जिसका हेडक्वार्टर्स है। तो इस प्रकार से जो है चीन के पास इस समय विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भंडार है। दूसरे नंबर पर कहा जा रहा है सऊदी अरब के पास है, जो कि तेल बेच करके है, और तीसरे नंबर पर कहा जा रहा है यूएई के पास है। हालांकि उससे बहुत पीछे हैं ये लोग 900 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास हैं, वो कहाँ 2900 अमेरिकी अरब डॉलर के पास आसपास है। तो चीन से बहुत पीछे हैं ये लोग। तो चीन के पास जब जानते हैं लक्ष्मी जब आ जाती है तो आदमी मनगढ़ हो ही जाता है, बदमाश हो ही जाता है, उल्टा पलटा सोचने लगता है। चीन के दिमाग में पूरा फात आया और उसने लैंड रूट से एक अलग सिल्क रूट निकालने का फैसला किया और समुद्र से एक अलग मैरीटाइम सिल्क रूट उसका नाम दिया। नाम दोनों में सिल्क रूट है, यानी सिल्क रूट इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका नाम दिया है, या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव नाम दिया है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है चीन का शातिराना अंदाज, हालांकि मोदी जी भी शातिर ही हैं, क्योंकि जिस ज़माने में चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग फल बेचा करता था 60 के दशक में, उसी तरह से मोदी जी का दावा है कि वो चाय बेचा करते थे कोच में घूम घूम करके। तो ज़मीनी हकीकत दोनों को पता है और दोनों अपने अपने देश के
इसमें शीर्ष नेता हैं और शीर्ष पदों पर स्थित हैं। इस वजह से दोनों शातिराना अंदाज से ही अपना काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने भी उसके काउंटर के लिए कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को अपने साथ जोड़े रखा जाए, लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, तो इसके लिए मोदी जी ने मॉरिशस में जा कर के और वहाँ सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल की घोषणा किया, और ये उन्होंने 2015 में ही कर दिया था। दूसरे शब्दों में मोदी जी 2014 में हाईवे किए थे, उसके एक ही साल बाद वो गए थे वहाँ, तो जा कर के उन्होंने मॉरिशस में ये घोषणा कर दिया था। और ये एक प्रकार से माना जाता मौसम प्रोजेक्ट का के तहत इसको किया था, मौसम प्रोजेक्ट का हिस्सा माना जाता है इसको, और इसीलिए मौसम प्रोजेक्ट को विदेश मंत्रालय के अंतर्गत, सॉरी, कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा है, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत नहीं रखा है, ताकि चीन को ये शक न होने पाए वही विदेश मंत्रालय के अधीन रख दीजिए किसी चीज़ को, या रक्षा मंत्रालय के, तो शत्रुओं के कान खड़े हो जाते हैं। अरे चलो भाई, कल्चरल यानी सांस्कृतिक मंत्रालय था तो उस समय महेश शर्मा जी जो बीजेपी के सांसद हैं गाजियाबाद से, वही उस समय राज्य स्तर के मंत्री थे, संस्कृत राज्य मंत्री थे, उसी मंत्रालय के अधीन इसको रखा गया था। खैर, वो एक पुरानी बात हो गई। अब हम लोग नई बात की ओर आते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हम लोग जो है इस समय जिस युद्ध के यानी संभावित युद्ध के, इजराइल और ईरान के युद्ध की चर्चा कर रहे हैं, वहीं तक चीज़ों को अपने सीमित रखेंगे। तो माना जा रहा है कि चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का ये एक विकल्प है। चीन का बॉर्डर रोड इनिशिएटिव यानी एक रोड के सहारे रेल पटरी भी होगा, ट्रांजिट रूट्स भी होंगे, बाजार भी होंगे, ट्रेडिंग सेंटर्स भी होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन सेंटर्स भी होंगे, सब चीज़ें होंगी। और कहा जा रहा है चीन के नेवी कमांडो इसकी सुरक्षा करेंगे, जिनकी संख्या करीब 15,000 होगी। इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि भारत के मुकुट यानी उत्तर से ले जाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसे गिलगिट रीजन, जो कि एक खूबसूरत जगह है, पीओके में है, पीओके का एक हिस्सा है जिसको नॉर्दर्न टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से होते हुए और शख्सगाम घाटी से होते हुए इसको गुजारा जाएगा और इसे चाबहार तक ले जाया जाएगा। यानी पाकिस्तान में कई शाखाएं हैं, उधर पेशावर और लाहौर को जोड़ने वाली शाखाएं हैं, लेकिन एक शाखा जो चाबहार, मैंने अल्टीमेटली चाबहार पर जाकर के ही टर्मिनेट होगा ये सी पैक। भारत उसको लेकर के चिंतित है और वो चीन को घेरने की रणनीति बना रहा है, इसीलिए गल्फ कंट्री जो उसमें भी शामिल हैं उनको उसने इसमें आईएमईसी में शामिल कर लिया है। यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, भले उसका नाम आईएमईसी है, लेकिन एक ई अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए और बढ़ा करके उसको बोलिए। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत जो है भी इसमें इच्छुक था और मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी नहीं चाहते थे कि वो एक तरफा चीन के इशारे पर डांस करें, और अमेरिका भी नहीं चाहता था। अमेरिका से तो वैसे भी चीन से थोड़ा सा तनाव ही रहता है। माना जा रहा है कि चीन 2027 में एक डिसीजन शी जिनपिंग ने लिया है कि ताइवान पर अटैक करेगा, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए वहाँ सत्ता में तब शायद चीन ना करे, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा खुल करके चाइना खिलाफ बोलते हैं। जो बाइडन थोड़ा सा दबी जुबान बोलते हैं कि क्योंकि जो बाइडन का एक बेटा जो है वो चीन के साथ कारोबार यानी ट्रेड करने का इच्छुक रहता है और करता भी है। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जो वर्तमान स्थिति है जिसमें ईरान ने इजराइल में कई कहा जा रहा है, कोई कह रहा है 181, कोई कह रहा है 200 के करीब मिसाइल दागे हैं, जिसमें बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल के अतिरिक्त और हाइपरसोनिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर यह है, क्रूज मिसाइल अब बहुत तेज गति से चलते हैं। क्रूज का मतलब है तेज गति से चलना, लेकिन उनकी दिशा बदली जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल की दिशा बदली नहीं जा सकती, और एक बार ये अंतरिक्ष में जाते हैं फिर री एंट्री करते हैं लोअर एटमॉस्फेयर में, जिससे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनका बढ़ जाता है। यानी अपने टारगेट को हिट करने के पहले इनका तापमान उच्च होता है, बहुत उच्च होता है, इसीलिए ये नुकसान ज़्यादा करते हैं।
और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं, माना जाता है कि वो ध्वनि की गति से 15 गुना तेज गति से चलने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास ईरान ने किया है। इसीलिए रडार इतनी तेज गति से चलने वाले मिसाइल को रडार पकड़ नहीं पाता। संभवतः 330 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार है साउंड की, जो भी हो। तो इससे 5 गुना ज़्यादा रफ्तार, सॉरी 15 गुना ज़्यादा रफ्तार या 5 गुना से ज़्यादा रफ्तार वाले किसी मिसाइल को हाइपरसोनिक नाम दे दिया जाता है। लेकिन जो ईरान ने विकास किया है वह 15 गुना ज़्यादा है। इसको मैं बोर्ड पर समझा दूंगा, मिसाइल बना कर, चित्र बना करके। आगे चल करके मैं जब स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करूंगा तो उस पर इसे समझा दूंगा। खैर, इसी की पीठ पर लाद करके जो विस्फोटक हैं वो दूसरे देश में भेजे जाते हैं, और जहां ये अपने टारगेट को हिट करता है वहीं ये ब्लास्ट कर जाता है। तो इस प्रकार से नुकसान ज़्यादा करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल दोनों, यानी इन्हें मार करके गिराना पॉसिबल नहीं होता। खैर, अभी तक इजराइल ने पलटवार तो नहीं किया है। ईरान तो कट्टरपंथियों के दबाव में था, चूँकि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, जो खलीफाओं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें वो 1985 में वहाँ के राष्ट्रपति भी थे, ईरान के राष्ट्रपति भी थे, आयतुल्लाह अली खमेनेई या खुमैनी। ये आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों हेड होते हैं। भले ये चुनाव न लड़ें, कहने के लिए ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन वो एक झुंझुना है। सच्चाई ये है कि वहाँ आज भी डेमोक्रेसी नहीं है। तभी तो महिलाओं को हिजाब या नकाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, और तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती है। इस्लाम के अनुसार शरीयत के नियम वहाँ लागू हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशन वहाँ ऑलरेडी 1979 में हुआ, जिसको आयतुल्लाह रोहिल्ला मुसावी खुमैनी ने अंजाम दिया था। और महमूद रजा पहलवी वहाँ से छोड़ करके, पहले वहाँ राजाओं का शासन था, लेकिन रजा पहलवी को भागना पड़ा था अमेरिका। दूसरे शब्दों में वहाँ जब से इस्लामिक क्रांति हुई तब से वहाँ शरीयत के कानून और कट्टरता से लागू कर दिए गए, भले ही वो अनसाइंटिफिक या इर्राशनल हो या जो भी हो। इस मामले में जो सलमान रश्दी हैं, उन्होंने एक शैतानिक, यानी उनको ऐसे करना नहीं चाहिए था जैसे यहाँ लोग करते रहते। माने किसी धर्म के प्रति अनादर का भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। सभी धर्म कंजर्वेटिव होते हैं, सभी धर्मों में, इसीलिए तो मार्क्सवादी धर्म को अफीम कहते हैं। लेकिन अगर किसी की मान्यता है तो उसको चोट नहीं पहुँचाना चाहिए। तो मुस्लिम होते हुए भी सलमान रुश्दी ने जो पैगंबर साहब, उनकी वाणी को शैतान की आवाज़ कह दिया था, जो उनको नहीं कहना चाहिए था। हालांकि अब अपनी एक आँख गवा बैठे हैं। अमेरिका में एक लिट फेस्ट में वो भाग ले रहे थे, जहाँ की उन पर अटैक हुआ था, और उसमें अपनी एक आँख गवा बैठे हैं। मुझे लगता है कि जो भी देश इस तरह से डेमोक्रेसी के नाम पर खुल करके इस्लाम या किसी अन्य रिलीजन की आलोचना करते हैं, वो गलत है। दूसरे शब्दों में, हर धर्म में कुछ न कुछ अतार्किक बातें या इरिलीजियस बातें होती हैं, या ऐसी बातें होती हैं जो कंजर्वेटिव हों। लेकिन वो मान्यता है, आस्था है, तो लोगों को मानना ही चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मामले में भी उसे, भाई हिंदू धर्म कोई पाक साफ तो है नहीं। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनको लेकर के हिंदू जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं बहुत उद्वेलित रहते हैं। अब जैसे यहाँ भी तो महिलाओं को 4 दीवारी के भीतर कैद करने, पर्दा प्रथा कर रहे हैं, और जौहर परफॉर्म करने। माना जाता है जौहर या सती प्रथा का आगमन इस्लाम के आगमन के साथ हुआ, लेकिन और बाल विवाह तो नहीं हुआ, और मानव बलि तो नहीं हुआ, ये तो पहले से चला आ रहा था। तो इसमें चुड़ैल यानी सोरसेसरी, जादूगरी, या इस तरह के किसी भी ऑर्थोडॉक्सी या कंजर्वेटिज्म को लेकर के राशनल बात ना करना, तार्किक बात ना करने, बहुत सारी चीज़ें हैं हिंदू धर्म में। ये दूसरी बात है कि हिंदू धर्म में उतना उस तरह के लोग नहीं होते जो फालतू में, माने कम ही लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें होते नहीं हैं जो फालतू में दूसरे धर्म की आलोचना करते रहें। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर धर्म आस्था का विषय होता है।
आपका मन करे तो आप मानिए, और नहीं मन करे तो मत मानिए, लेकिन आप आलोचना से बचिए। दूसरे शब्दों में, पैगंबर साहब या किसी के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक महापुरुष थे और उन्होंने ईश्वर की वाणी को ही तो अपने बंदों तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने अपने से तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने नूरा की घाटी में दिव्य दर्शन किए और वहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस तरह से तो गौतम बुद्ध को भी चैलेंज किया जा सकता है कि भाई आपको कैसे ज्ञान, कैसे क्यों का जवाब थोड़े रिलीजन में दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, जो आस्था के विषय होते हैं उनको स्वीकार करना ही श्रेयस्कर होता है, उसमें कोई प्रश्न, आपका मन नहीं है तो मत मानिए, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क मत खड़ा करिए। जो मानते हैं उनको मानने दीजिए, क्योंकि रिलीजन बियॉन्ड लॉजिक है, यानी धर्म पर कोई तर्क नहीं किया जा सकता। खैर, मानने वाले ये मानते हैं कि भाई सलमान रश्दी ने जो पैगंबर साहब की वाणी है उसको ले करके अनाप शनाप बक दिया था, उसको सैतानिक वर्सेस का नाम दे दिया था। तो उनके ऊपर ईरान ने, माना जाता है कि भाई ईरान ने भारी भरकम वो लगा दिया था, मैंने उनके हेड पर अवार्ड रख दिया था, पुरस्कार, जो उनका सिर कलम करेगा उसको 10 मिलियन यूएस डॉलर या जो भी दिया जाएगा। बाद में इसे बढ़ा करके 50 मिलियन यूएस डॉलर कर दिया गया था, जो भी है। उसके बाद सलमान रश्दी तो अंडरग्राउंड ही हो गए थे। खैर, मैं इस बात से बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी रिलीजन में, फिर कह रहा हूँ, किसी रिलीजन पर कोई अभद्र टिप्पणी किया जाए, क्योंकि रिलीजन तर्क के विषय नहीं होते। वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लामिक धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, या कोई भी धर्म हो। तो इस प्रकार से सबके आपकी 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 आस्था है, अगर आप मानते हैं तो आप अपनी आस्था प्रकट करिए, नहीं तो मत करिए। भाई अब कोई ज़बरदस्ती थोड़े आपसे कर रहा है, कोई आप बच्चे थोड़े दूध पीते कि भाई आपको ज़बरदस्ती उसमें ढकेल दिया गया। आप तो मैच्योर आदमी हैं, 18 साल से ऊपर की उम्र है, आपने अपना दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई इसमें ज़्यादा कंजर्वेटिज्म है तो मत मानिए उसको, लेकिन बोलिए मत कुछ। जैसे आजकल कुछ लोग सनातन के खिलाफ अनाप शनाप बोल देते हैं, वो भी गलत है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से शरीयत या पैगंबर साहब के खिलाफ बोलना गलत है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में सनातन या किसी अन्य चीज़ के खिलाफ बोलना भी गलत है, और मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। खैर, मैं भले ही पढ़ा लिखा हूँ, तार्किक हूँ, लेकिन फिर भी धर्म के मामले में मेरी जो समझ कहती है कि ज़्यादा तर्क अच्छा नहीं होता है, वो आस्था का विषय है। और जो आस्था, जैसे आप अपने पत्नी के बारे में, मदर के बारे में, अगर वो अनपढ़ हैं तो आप तर्क तर्क ये थोड़े करेंगे कि भाई तुम पढ़ी लिखी रहती, तुम भी स्मार्ट रहती, तुम भी क्लब में क्लब अटेंड करती, तुम मेरे साथ ऐसा होता वैसा होता, ये थोड़े हो भैया। राजेंद्र बाबू की बीवी तो शायद 8 दर्जे तक ही पढ़ी, तो देश के पहले राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत बढ़िया तरीके से निभाया अपने पति के साथ। वो अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेती थी, तो संगत का असर तो पड़ता है। तो खैर, अब हम लोग अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ईरान में आज़ादी का कोई मतलब नहीं होता है, ईरान में आज़ादी है भी नहीं, लेकिन कहा यह वहाँ प्रेस भी स्वतंत्र नहीं है कि सही बात छन करके आवे, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर उसके एक्शन से पता चलता ही है कि वह इजराइल के खिलाफ खड़ा है। पहले माना जाता 1948 में, जब इजराइल यहूदियों के लिए बनाया गया था, तो मान्यता देने वालों में पहला देश ईरान ही था। ईरान और जॉर्डन जैसे कुछ मुस्लिम देशों ने मान्यता दिया था इजराइल को, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा शत्रु ईरान ही है। और अमेरिका ने तो ईरान को रोग स्टेट यानी दुष्ट राज्य घोषित कर रखा है उसको, और नॉर्थ कोरिया को दुष्ट राज्य मानता है। दूसरे शब्दों में, उनके खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करता है। तो ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को खड़ा किए, जैसे हिजबुल्लाह और हौती जो यमन में सक्रिय है, ये दोनों उसके प्रॉक्सी थे। बाद में चल करके हमास भी ईरान से गाइड होने लगा। तो यह जब हमास के खिलाफ कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई कर रहा था इजराइल, इसी 7 अक्टूबर को पिछले साल हमास ने अभद्र तरीके से इजराइल पर हमला किया था। तो इजराइल बदले की कार्रवाई जब कर रहा था तो हिजबुल्लाह बीच में आ गया। मुझे ऐसा लगता है इजराइल की जो रणनीति है वो साफ क्लियर हो रही है
जब एम्बर्स यानी जो अंगारे हैं जब वो शांत हो जाएंगे तब जा कर के इजराइल ईरान पर हमला करेगा। अभी उसके प्रॉक्सीज यानी पहले हमास और हिजबुल्लाह और हौती जैसे जो प्रॉक्सीज हैं जिनको ईरान परोक्ष रूप से सैन्य मदद देता है, आर्थिक सहायता देता है, पहले उनको शांत करने की सोच रहा है इजराइल ताकि उधर से कोई अटैक ना हो। हौती पर अमेरिका और ब्रिटेन के भी हमले हो रहे हैं। खैर जो भी है, मोटे तौर पर कहने का तात्पर्य ये है कि अब भारत पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये है कि भाई भारत इस समय कतर से गैस खरीद रहा है। कतर उसका लार्जेस्ट सप्लायर है। कतर भी पास ही में है ईरान के, और कहा यह जा रहा है कि सैद्धांतिक रूप से वो ईरान के साथ खड़ा भी है। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री, जैसे सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री उस इलाके में सऊदी अरब है, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे देशों ने चुप्पी साध रखी है। भले शियाओं की आबादी ज़्यादा हो लेकिन बहरीन ने भी चुप्पी साध रखी है। केवल सीरिया है खुल करके जो ईरान के साथ खड़ा है, और अमेरिका से दांत काटी दुश्मनी जो है रूस की है, तो रूस भी ईरान के साथ खड़ा है। चीन खुल्लम खुल्ला तो खड़ा नहीं है, परोक्ष रूप से ईरान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो अभी अमेरिका से खार खाता है। तो दो बड़े देश भी सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। अब देखना है युद्ध का रुख कैसा होता है। नाटो में थोड़ी फ्रांस के वजह से फूट पड़ती नज़र आ रही है, फ्रांस और टर्की की वजह से। कहा जा रहा है टर्की ने भी इजराइल को चेताया है कि फर्दर ईरान पर हमला न किया जाए, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। जो भी है, मेरा ये मानना है कि अगर तेल के दाम बढ़ेंगे कच्चे, चूँकि ईरान एक बहुत बड़ा सप्लायर इलाके में कच्चे तेल और गैस का, तो जाहिर है इससे आईएमईसी पर असर पड़ेगा। यानी इंडिया मिडिल ईस्ट, यानी जिसे हम पश्चिमी देश कहते हैं, सॉरी गल्फ़ कंट्रीज़ कहते हैं, खाड़ी देश कहते हैं, उसे अमेरिका वगैरह में मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी देश मिडिल ईस्ट कहते हैं, मध्य पूर्व कहते हैं। उनके लिए मध्य पूर्व है ही। तो इस प्रकार से वो अगर मान लीजिए वो ईरान पर इजराइल हमला करता है, ख़ास करके खार्ग नामक द्वीप पर जहाँ उसके तेल डिपो या टैंकर हैं, तो जाहिर है कि तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे। ऐसे में भारत पर दोनों तरह से, चाहे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर हो, चाहे यानी ट्रांजिट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ INS TEC ट्रांजिट इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, या IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर EEC आप भी कह सकते हैं, हालांकि शॉर्ट फॉर्म IMEC ही कहा जाता है। तो ये जो है इन दोनों पर असर पड़ेगा, और भारत में कच्चे तेल के दाम बढ़ने का मतलब है इसका राजनीतिक नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। अभी वैसे ही बीजेपी कह रही है, सारे सर्वे बता रहे हैं ईरान में कांग्रेस की वापसी हो रही है, और संभव है जम्मू कश्मीर में भी हो। अब तो कल खुलासा हो ही जाएगा, अब देखना होगा कि क्या होता है। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो दोनों भारत के मित्र देश हैं। एक जगह से भारत तेल के साथ और जो कॉरिडोर है उसके साथ काम कर रहा था, जिससे भारत को फ़ायदा हो रहा था। चाबहार में ऑलरेडी 500 अरब अमेरिकी डॉलर भारत, सॉरी 500 मिलियन यानी 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर भारत लगा चुका है, सॉरी 50 करोड़ अरब डॉलर भारत लगा चुका है, और अभी और लगाने की योजना है। दूसरे शब्दों में ये सारा इन्वेस्टमेंट करीब करीब 1800 मिलियन 1880 यानी 180 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर का है, जो वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोकेमिकल से लेकर के रेलवे, सड़क, जारंज सड़क भारत ने ऑलरेडी बना भी रखा है, जिसे गारलैंड सड़क के नाम से भी जानते हैं, अफ़गानिस्तान को जोड़ता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत ने वहाँ चाबहार में जो इन्वेस्टमेंट किया उसको भी नुकसान होगा, चूँकि हारमूज जलडमरू मध्य के पास ही है चाबहार, तो उसको भी नुकसान होगा। फिर अफ़गानिस्तान को नुकसान होगा तो उसका भी नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है। कहा जा रहा है अफ़गानिस्तान के तमाम तालिबानी नेता इस समय खामोश हैं और भारत से मदद की आस लगाए हुए हैं। ये कूटनीति का मामला है। मोदी जी ने, कहा जा रहा है, बजट से मदद भी करवाई है। वहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं वो भी चाहते हैं भारत
इजराइल को समझाए, बिना मतलब इजराइल इस युद्ध में शामिल ना हो। चूँकि एक तो इस्लामिक कंट्री है, दूसरा ये है कि शरीयत के हिसाब से वहाँ शासन चल रहा है आज की डेट में। तालिबान इसीलिए जाना ही जाता है, इनफेमस है। तो उसकी भी मजबूरी होगी, पड़ोसी देश होने की वजह से। ईरान भले ही सुन्नियों का देश है, लेकिन ईरान को समर्थन दे सकता है। उधर आईएस है, यानी प्रॉक्सीज एक नहीं है, कई हैं। तो प्रॉक्सीज भी हैं और कंट्रीज भी हैं, स्टेट्स भी हैं जो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में लेकिन इजराइल को भी दिखाना है कि भाई वो आतंकवादियों को या जो देश उसके ऊपर हमला करता है उनको घुस करके मारता है, नहीं तो उसकी साख पर बट्टा लगेगा। और इसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि भाई अगर वो शांत हो जाएगा तो ये मामला शांत हो ही जाएगा। हो सकता है फिर उसको उकसावे वाली कार्रवाई प्रॉक्सीज के माध्यम से स्टेट डायरेक्ट करें। अब देखना होगा भविष्य में क्या होता है। लेकिन तेल के दाम बढ़ने और गैस के दाम बढ़ने की पूरी संभावना है, चूँकि ये दोनों ही कॉरिडोर इससे प्रभावित होंगे, जिससे रूस से तेल लेने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। सस्ता तेल जो लेकर के मोदी जी देश के भीतर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, उसको अच्छा खासा धक्का पड़ेगा। और जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस पर काम अभी चल रहा है, वो अभी काफ़ी समय तक के लिए रुक जाएगा। सऊदी अरब अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करना बंद कर सकता है, यूएई अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करना बंद कर सकता है। ये दोनों ही एक प्रमुख कंट्री हैं गल्फ से, इसमें G20 में। तो इस प्रकार आर्थिक रूप से संपन्न भी है। तो हो सकता है कि इन पर असर पड़े। भारत खुद इससे प्रभावित हो जाएगा। भारत अपने घरेलू इश्यूज़ को पहले देखेगा कि पहले वो इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखेगा। और ईरान तो लगा ही होगा युद्ध में, यानी काउंटर करने में, तो वो कहाँ तक चीज़ों को संभालेगा। इजराइल भारत को तकनीक बेचना, डिफेंस की तकनीक बेचना बंद कर देगा। बहुत सारे इसके नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए इसमें भारत से भी गुहार लगाया गया है कि भाई अब जैसे ईरान के राजदूत ने भारत से रिक्वेस्ट किया है, या मसूद पेजेस्कियान जो कि नए राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने भी एक बार नरेंद्र मोदी से अपील किया है भाई वो इजराइल को समझाए वो बिना मतलब के खून खराबे में शामिल ना हो। तो इस चूँकि एस्केलेशन से भारी नुकसान होगा इलाके को। तो ईरान को ही पता है कि भाई इससे वो तो 40 साल से सैंक्शन झेल ही रहा है, अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।